Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you general bad ads of accountancy of class +1 commerce. So लास्ट वीडियो के अंदर हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, उसी क्वेश्चन को आज हम फुली सॉल्व करेंगे. इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की ओपनिंग एंट्री कैसे की थी कि जो लास्ट ईयर यानी कि जो पिछला साल क्लोज हो जाता है तो उसके कुछ बैलेंसेस होते हैं, वो बैलेंसेस की ओपनिंग एंट्री हमने करनी होती है नई साल के अंदर. तो एसेट्स को डेबिट करके लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया जाता है, और जो बैलेंस कम होता है, अगर लाइबिलिटी साइड का बैलेंस कम रह जाता है तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल को लिख दिया जाता है उतने ही बैलेंस के साथ जितना बैलेंस कम होता है. आफ्टर दैट 2 और 4 अप्रैल की एंट्रीज जो थे वो हम कर चुके थे, और हमने अप्रैल 4 को गुड्स सेल की थी एक्स को 9,000 रुपये की. ठीक है, और ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये डेटर्स दे रखा है एक्स, यानी कि इस बंदे से एक्स से हमने 6,000 पहले से लेना है. अगर 6,000 पहले से लेना है और 9,000 की अब दोबारा से उसको सेल कर दी है तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल हमने 15,000 रुपीज़ उससे अभी लेना है. ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ. यहाँ ऊपर जो एसेट्स हैं प्रॉपर्टीज़ में एक्स से हमने 6,000 रुपये लेने हैं, ऊपर ये दे रखा है, और एक्स को हमने अभी अभी सेल की है 9,000 रुपये की. तो टोटल कितने के रुपये हो गए, 15,000 रुपीज़. 9,000 प्लस 6,000, 15,000 रुपीज़ हो गए हैं. अब हमने क्या करना है, जब भी एक्स से पैसे मिलेंगे तो उनका देखना है कितने रिसीव होते हैं. जैसे कि नेक्स्ट एंट्री हमें दे रखी है, रिसीव्ड अप्रैल 5 को, अगले ही दिन रिसीव्ड ₹14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. अब जो एक्स से हमने लेने थे पैसे, उसने हमें कितने दे दिए, 14,800. अब देखिए हमने एक्स से कितने रुपए लेने थे, 15,000 रुपीज़ लेने थे, और हमें दिए कितने उसने, 14,800. तो कितने रुपए उसने नहीं दिए हमें, 200 रुपीज़ नहीं दिए हैं. तो इसको हम क्या लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, उसका क्योंकि डिस्काउंट क्यों लिखेंगे, 200 रुपये नहीं दिए तो डिस्काउंट नहीं हमेशा हम लिखेंगे. ये इसलिए क्योंकि उन्होंने लिख दिया फुल सेटलमेंट. अब अगर 15,000 देने की बजाय 14,080 में ही उसका फुल सेटलमेंट हो जाए फिर ही हम उसको डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे. अदरवाइज़ अगर वो 15,000 देता है, 15,000 देने हैं उसने और 14,800 ही देता है, तो इसका मतलब वो फ्यूचर में कभी भी हमें दे देगा अगर फुल सेटलमेंट नहीं करनी तो, उस केस में ही. तो अब हमें एक्स से पैसे रिसीव हो रहे हैं 14,800, डिस्काउंट उसको हम अलाउ कर रहे हैं 200 रुपये का, और एक्स हमें पैसे रिसीव दे रहा है. तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे, नंबर 1 पे एक्स, नंबर 2 पे वो हमें पैसे दे रहा है यानी कि कैश अकाउंट, और नंबर 3 पे अभी अभी हमने देखा डिस्काउंट भी था. ठीक है, एक्स गिवर है और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट. कैश आ रहा है, आने वाली चीज़ को क्या करते हैं, डेबिट. और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस को भी क्या करेंगे, डेबिट. ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स. कैश हमारे पास आएगा 14,800 का, डिस्काउंट अलाउड हुआ 200 का, और एक्स का अकाउंट सेटलमेंट हो गया 15,000 रुपये का. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी. अप्रैल 5 को देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 14,800, 200, और 2x का अकाउंट सेटल कर दिया 15,000 के साथ. अब इस सेटलमेंट का कैसे पता चलेगा आपको, अब देखिए यहाँ पे x को आपने डेबिट कर रखा है ऊपर, सबसे ऊपर 6,000 रुपये के साथ. एक बार फिर से आपने उसको डेबिट कर दिया था जब उसको सेल की थी 9,000 रुपये के साथ. तो टोटल x जो था वो डेबिट कितने के साथ कर रखा था आपने, उसको 15,000 रुपये के साथ उसको डेटर बना रखा था, यानी डेबिट कर रखा था. अब उसका अगर अकाउंट सेटल करना है, उसका अकाउंट क्लोज करना है, बंद करना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 2x कितने के साथ, 15,000 रुपये के साथ ही, तो ही आपका जो x का अकाउंट है वो सेटल हो पाएगा। तो क्या आपने यहाँ पे 15,000 के साथ सेटल कर दिया उसको, बिल्कुल 2x करके 15,000 के साथ उसको क्रेडिट कर दिया। सो नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर रुपीज 10,000। कैश हमने डिपॉजिट किया है 10,000 रुपीज़ बैंक के अंदर, तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आ जाएंगे, कैश एंड बैंक। कैश क्यों, क्योंकि कैश आ रहा है, बैंक क्यों, क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है हमें, सॉरी कैश जा रहा है और बैंक पैसे रिसीव कर रहा है। जब हम डिपॉजिट करवाएंगे बैंक के अंदर तो बैंक पैसे रिसीव होगा और रिसीवर को किया जाता है डेबिट, और अगर कैश जा रहा है तो जाने वाली चीज़ को किया जाता है क्रेडिट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री आ जाएगी। सो अप्रैल 6 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अप्रैल 8 को नेक्स्ट क्या किया हमने, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर रुपीज़ 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। दिस चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमने वाई नाम के व्यक्ति से एक चेक रिसीव किया 7,850 रुपये का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या अब हमें ये जानना है उसका अकाउंट हमारे पास था, अगर हमें वाई ने पैसे दिए हैं 7,850, तो क्या उसका अकाउंट हमारे पास था, क्योंकि हमने उसको कोई सेल वगैरह तो अभी तक की नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जैसे पहले एक्स था, पहले उसने 6,000 देने थे, अब वाई ने भी हमारे 8,000 देने हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एक्स है उसकी एंट्री यहाँ पे हमने एक की थी कि उसने और भी हमें गुड्स को सेल किया था, अब 9,000 भी उसने हमें देना था। लेकिन अब वाई की अभी तक ऐसी कोई एंट्री नहीं आई जिसमें वाई को हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पहले की सेल है, यानी कि 8,000 रुपये जो हमने उससे लेने थे, चाहे हो सकता है वो किसी सेल के लेने हों, चाहे किसी भी कारण से हमने उसे लेने थे। तो अब वाई से हमने 8,000 रुपये लेने हैं, तो उसके यही रिगार्डिंग ये एंट्री हो रखी है कि हमने वाई से कितने लेने थे, 8,000 रुपये पहले से लेने थे। अब उसने कितने दे दिए, 7,850 रुपये दे दिए हैं। सो फुल सेटलमेंट करना है तो मतलब कि डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर फुल सेटलमेंट करना है, ऐसा नहीं मानेंगे कि 50 रुपये बाद में दे देगा। अब फुल सेटलमेंट कर देना है तो मतलब वो डिस्काउंट ले लेगा। तो डिस्काउंट अलाउड कितना कर दोगे आप उसको, 150 रुपीज़ का, ठीक है। सो 150 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट आपका आ जाएगा। और ये आपको एक चेक मिला है और चेक को आपने बैंक में जमा करवा दिया। तो अब जो पैसे आएंगे कौन रिसीव करेगा, 7,850 रुपये के बैंक रिसीव करेगा, ठीक है। सो बैंक पैसे रिसीव कर रहा है और डिस्काउंट हो रहा है और वाई का अकाउंट सेटल हो रहा है। तो नंबर 1 पे वाई, नंबर 2 पे बैंक पैसे रिसीव करने वाला, और नंबर 3 पे डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी, वाई गिवर है, क्रेडिट हो गया, बैंक रिसीवर है, डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं हमेशा, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। वाई क्रेडिट, बैंक डेबिट, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई, ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई 7,850, 150 और 8,000। नेक्स्ट आता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जेड रुपीज़ 2,000। अब हमने जेड से चेक रिसीव किया है 2,000 रुपये का। सो अब जेड भी देख लीजिए
जैसे एक्स से पैसे लेने थे, वाई से पैसे लेने थे, वैसे अब जेड से भी पैसे लेने हैं। कितने? 10,000 रुपीज़। ये आपको ओपनिंग एंट्री के अंदर बता रखा है। अब जो जेड से पैसे लेने थे अप्रैल 10 को, वो हमें मिल गया उसका चेक। कितने का? 2,000 रुपये का। लेने थे 10,000 लेकिन मिले कितने? 2,000। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसको 8,000 रुपया डिस्काउंट दे दिया, नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्या यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। फुल सेटलमेंट इससे ऊपर वाली एंट्रीज में लिखा हुआ था, तो हमने डिस्काउंट दे दिया था। अब हम नहीं दे सकते डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं करना। अभी 8,000 वो फ्यूचर में हमें पे करेगा। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था। सो चेक रिसीव किया है हमने जेड से, लेकिन अब नीचे देखिए 10 से 12 को देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यानी कि जो जेड ने हमें चेक दिया 10 तारीख को, वो हमने उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया। और वो कब जमा करवाया? 12 तारीख को। सो इस तरीके से हमने इसकी 2 बार एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक 10 तारीख को चेक को रिसीव करने की, और 12 तारीख को बैंक में उसको जमा करवाने की। तो पहले 10 तारीख की एंट्री क्या होगी वो देख लीजिए। चेक आपके पास आ रहा है, तो इसको लिखा जाएगा चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, चेक आपके पास आ रहा है तो उसको आपने चेक इन हैंड लिखना है। दूसरा, इस चेक को देने वाला कौन है? जेड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जेड क्या है? गिवर है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। चेक आपके पास आ रहा है, और जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं आप? डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बन गई? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। तो ये आपकी एंट्री किस तारीख को आएगी? 10 तारीख को। सो चेक इन हैंड 10 अप्रैल को, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड 2,000। अब नेक्स्ट आपकी जो एंट्री है वो 12 तारीख को, बैंक में चेक को जमा करवाने की। अब ये चेक चला जाएगा 12 तारीख को। चेक जा रहा है, पहले आ रहा था तो डेबिट किया था, अब जा रहा है तो उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब उसको चेक को रिसीवर कौन हो गया? चेक को रिसीव करने वाला कौन है? बैंक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। इसको हमने चेक इन हैंड ही लिखना है। अगर एक बार चेक इन हैंड लिखा हो तो दूसरी बार ही चेक इन हैंड ही लिखना है। चाहे हम किसी को दे ही रहे हैं, फिर भी हमने इसको चेक इन हैंड ही लिखना है। सो यहाँ पे 2,000 रुपीज़ हमने क्या कर देना है? सेंड कर देना है बैंक के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? 12 के बाद 15 को, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। लो जी, एक और चीज़ हो गई है कि जो वाई ने हमें चेक दिया था वो अब क्या हो गया? डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। डिसऑनर्ड का मतलब है कि आपको उसके पैसे अभी नहीं मिलेंगे। बैंक आपके अकाउंट में वाई के अकाउंट से पैसे निकाल के नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि हो सकता है कि वाई के अकाउंट में इतना प्रॉपर बैलेंस ना हो। वाई के अकाउंट में 2,000 रुपये से कम होने के कारण आपका चेक क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, जिससे आपके बैंक में पैसे, वाई के बैंक से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा, अगर नहीं हो पाएंगे ट्रांसफ़र तो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर चेक कैंसिल हो गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने वाई से अभी पैसे नहीं लेने हैं। ठीक है, सो वाई से पैसे आपने लेने ही हैं। 7,850 रुपये का यहाँ पे चेक था। हमने जेड का चेक नहीं देखना, ये वाई का चेक देखना है, ये वाला 7,850 रुपये का चेक था वाई ने जो हमें दिया था। अब वो 7,850 की सेटलमेंट कितने में करना चाहता था? 8,000 रुपये में। आपको याद होगा कि उसने हमें 8,000 देने थे और 7,850 रुपये दे के फुल सेटलमेंट कर दिया। हमने कहा भी चलो ठीक है, तुमने टाइमली हमें पेमेंट कर दी है, इसीलिए मैं तुमको डिस्काउंट दे देता हूँ 150 रुपीज़ का। तो अब ये बताइए मुझे कि क्या टाइमली पेमेंट हो चुकी है? क्या टाइमली पेमेंट हो चुकी है? उसने सिर्फ हमें चेक दिया था,
तो हमने ये मान के कि हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे तो हमने उसको 150 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन चेक तो डिसऑनर हो गया। अगर चेक डिसऑनर हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास तो पैसे आए ही नहीं, हमें तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो इसका मतलब हम उसको वो 150 रुपये का डिस्काउंट भी नहीं देंगे। तो जो हमारा एक्सपेंस हुआ था डिस्काउंट अलाउड का 150 रुपये का, तो वो अभी हमारा नहीं होगा। ठीक है, एक बात, दो बातें समझ लीजिए यहाँ से। नंबर एक, तो अभी वाई ने जो चेक दिया था या वाई ने जो पेमेंट करनी चाहिए थी, वो वाई की पेमेंट हमें नहीं हुई क्योंकि चेक कैंसिल हो गया। और साथ के साथ उसको दिए जाने वाला 150 रुपये का डिस्काउंट भी अभी हम उसको नहीं देंगे। सो अब इसकी एंट्री क्या आनी चाहिए? नंबर एक पे अब दोबारा से वाई ने हमारे पैसे देने हैं, एक वाई का अकाउंट ले लेंगे, वाई ने दोबारा से हमारे पैसे देने हैं, तो वाई को दोबारा से आप अपना डेटर बना लोगे। ठीक है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति ने आपके पैसे देने होते हैं उसको आप डेटर बना लेते हो डेबिट करके। साथ में आपको आपका जो चेक था वो कैंसिल हो गया है, यानी कि जो बैंक में पैसे आने थे, जो इससे पहले जब आपने बैंक को पैसे रिसीव करने की एंट्री की थी, तो अब वो बैंक पैसे रिसीव नहीं कर रहा, यानी कि अब बैंक की उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक को आपको कैंसिल करना पड़ेगा कि बैंक में पैसे नहीं आए। तो बैंक को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। अब साथ में आपका एक एक्सपेंस भी हो रखा था पहले, जब आपने ये एंट्री की थी तो आपने डिस्काउंट अलाउड की एंट्री भी साथ में की थी, तो वो एंट्री में डिस्काउंट जो था वो भी अब डेबिट, वहाँ पे डेबिट कर रखा था, यहाँ पे अब क्रेडिट कर दोगे। तो टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। इससे पहले जो आपने 8 अप्रैल को एंट्री की थी उसमें आपने क्या किया था? बैंक अकाउंट डेबिट किया था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया था, टू वाई किया था क्योंकि उसने हमें पेमेंट कर दी थी। लेकिन अब उसी का रिवर्स एंट्री कर देना है। अब रिवर्स में वाई को उल्टा डेबिट कर देंगे, बैंक और डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जब भी आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा तो आपने जो पहले एंट्री कर रखी है उसकी रिवर्स एंट्री कर देनी है, उल्टी एंट्री कर देनी है। अब बैंक में आपके आने थे 7850 जो कि नहीं आए, तो दोबारा से बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट आपने कहा था मैं तुमको दे दूंगा डिस्काउंट 150 का, डिस्काउंट अलाउड नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई, तो 150 रुपये वो हमने डिस्काउंट नहीं देना, तो उसकी एंट्री कैंसिल कर दी। अब टोटल वाई ने हमें कितने रुपए देने हैं? दोबारा से 8000 रुपये देने हैं। ठीक है, वाई को आपने दोबारा से डेटर कर देना है 8000 रुपये के साथ। सो इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए किस तरीके से कर रखी है। 15 को देखिए, बैंक अकाउंट वाई अकाउंट डेबिट, बैंक टू डिस्काउंट अलाउड 8000, 7850 और 150। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जनरल एंट्री कर देनी है। उसके बाद है 16 को, अप्रैल 16 को, कैश सेल्स ₹15,000 आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आपने कैश के सेल की है 15,000 रुपये की, यानी कि आपने जो गुड्स सेल की हैं उसके बदले में आपको 15,000 उसी टाइम पे रिसीव हो जाएगा। सो कैश सेल्स मतलब सेल्स अकाउंट आपका आएगा। ठीक है, और उस अमाउंट में से 12,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो टोटल आपके पास 15,000 रुपये की कैश आई थी, जिसमें से 12,000 कहाँ पे चले गई? बैंक में। तो बैंक भी कुछ पैसे रिसीव कर रहा है, और कैश आपके पास कितनी बाकी रह गई उसकी भी एंट्री आप कर दोगे। ठीक है, तो सेल करने पे 15,000 की सेल किया आपने, जिसमें से 12,000 रुपये आपके कहाँ पे चले गए? बैंक अकाउंट में चले गए। और कितने रुपए कैश में रह गए आपके पास? 15 - 12 3000। तो ये आपकी एंट्री आ जाएगी। सेल्स क्रेडिट होगा, आपको पता है हमेशा इनकम जो होती है क्रेडिट होती है, सेल्स भी इनकम है आपकी। बैंक रिसीवर है डेबिट, कैश आ रहा है तो उसको वो भी डेबिट। तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट टू सेल्स। सो ये आपकी एंट्री आ गई है, कैश डेबिट, बैंक डेबिट टू सेल्स 3,000, 12,000 एंड 15,000। तो जो पार्ट इस क्वेश्चन का रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे।